गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत का भूगोल आज हमारा टॉपिक है। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक ऐसा टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर स्टूडेंट के लिए, जो जनरली हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपको आते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आपको इससे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चंस पैटर्न अब बदले हैं। पहले क्वेश्चन पैटर्न जो थे वो अलग थे और अब जो क्वेश्चन पैटर्न है वो अलग है। पहले क्वेश्चन पैटर्न फैक्ट ओरिएंटेड थे। तो अब आते हैं सीधे से टॉपिक पर। भारत के बारे में जनरली बहुत सारे लोगों ने आपको बताए होंगे और आपने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में पढ़ा होगा। भारत वर्ल्ड का, अगर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो आफ्टर चाइना, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हमारे यहाँ विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% मीन्स एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे यहाँ जनसंख्या का निवास करता है। देन अगर हम लैंड की बात करें, हमारे यहाँ ज़मीन कितनी है? 100% जो वर्ल्ड में अगर ज़मीन है तो उसमें हमारे पास 2.4% ही लैंड का हिस्सा है। मीन्स भारत का कुल एरिया की अगर विश्व में हम बात कर लें तो 100% में 2.4% ही आपको ज़मीन का हिस्सा आपके पास है। अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत जो है एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। मीन्स हमारी जो कैपेसिटी है जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारा जो है एक तरह से जनसंख्या पर बर्डन है, या हम आर्थिक विकास में इससे प्रॉब्लम क्रिएट होते देखते हैं। ठीक है, चूँकि जनरली बचपन में आप पढ़ते रहे होंगे और उसको जानना भी चाहिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांश आपको पहले ही बताया गया होंगे, अगर मेरा YouTube का वीडियो आपने देखा होगा। विषुवत रेखा से पैरेलल मीन्स पृथ्वी गोल है और विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच क्रॉस करती है 0 डिग्री लाइन। तो ऑब्वियस भारत का जो हम लोकेशन देखते हैं, भारत जो है उसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पास करती है। तो भारत का टोटल लोकेशन जो है उत्तरी गोलार्ध में है। मीन्स विषुवत रेखा से या 0 डिग्री से बिल्कुल उत्तर, नॉर्थ। तो साउथ में हमको भारत का लोकेशन के बारे में जानना भी नहीं है। तो पहला आपके लिए जो क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। अब देशांतरीय विस्तार के रूप में अगर बात कर लें, देशांतर के रूप में अब अगर हम चर्चा करेंगे तो चूंकि भारत की अगर मैप को आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। लंदन जो है या ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर लाइन है वो भारत से वेस्ट है, पश्चिम की तरफ है। तो अगर उधर से हम आ रहे हैं तो भारत जो है 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद है, इन द सेंस भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ स्पष्ट आपको कर देना चाहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है और पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध में अगर इसके लोकेशन की बात करें, जब हम इंदिरा पॉइंट को लेते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण का लास्ट बिंदु है जहां भारतीय सीमा समाप्त मानी जाती है। सुनामी जब आया तो इंदिरा पॉइंट जो था वो बिल्कुल गायब हो गया, वो अब नहीं दिखाई देता है सुनामी के प्रभाव से, क्योंकि वो द्वीप था, छोटा सा पॉइंट था और वो लगभग अब समाप्त है। तो इंदिरा पॉइंट के अगर लोकेशन की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास भारत की स्टार्टिंग अक्षांशीय रेखाएं शुरू होती हैं। और मेन लैंड की अगर बात करें, मीन्स कन्याकुमारी से अगर हम उसकी स्थिति की बात करते हैं तो कन्याकुमारी से हमारी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट की, और ये टोटल लगभग 30 अक्षांशीय विस्तार है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये दोनों ही नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, लगभग 30 अक्षांश का विस्तार आपको नॉर्थ टू साउथ इंडिया में पाया जाता है। देन अगर देशांतर की बात करें तो चूंकि 0 डिग्री आपको बिल्कुल ग्रीनविच जो है भारत के पश्चिम में है, लंदन भारत के पश्चिम में है, तो उस स्थिति से अगर हम अध्ययन करेंगे तो आपको जब हम देशांतरी बात करते हैं तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से आते हैं अगर हम, तो 97 डिग्री 25
मिनट ईस्ट, ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो इस तरह से दोनों ही स्थिति में लगभग 30, एग्जैक्ट नहीं, मीन्स अक्षांश में भी लगभग 30 और देशांतर में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो भारत का लोकेशन जो है अपने आप में यूनिक है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का एक यूनिक कंट्री है और इसका प्रभाव इसके क्लाइमेट पर भी देखने को मिलता है। जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश है, तो इस पर भी अगर स्पष्टीकरण दिया जाए या भूगोल के तरफ से अध्ययन दिया जाए तो स्पष्ट रूप से भारत जो है एक ऐसा देश है जो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ है। विषुवत रेखा से आपको देख रहे हैं मेनलैंड आपको 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, उस स्थिति में अगर हम समझें तो भारत का आधा जो पोर्शन है, अगर प्योर ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का आधा पोर्शन मीन्स कर्क रेखा से साउथ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ताप कटिबंध का वीडियो अगर आपको याद होगा तो ताप कटिबंध में ये बताया गया था कि 23.5 विषुवत रेखा से 23.5 नॉर्थ और विषुवत रेखा से 23.5 साउथ, तो उस कंडीशन में भारत का आधा पोर्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और आधा पोर्शन जो है आपको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो ये अपने आप में एक विवाद का विषय क्रिएट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को हम लोग मूल रूप से उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका कारण जो स्पष्ट प्रभाव है वो कारण है हिमालय का। हिमालय के आ जाने से जो जितनी भी ठंडी हवाएं हैं या उसके नॉर्थ या साउथ की जो क्लाइमेट है, मतलब हिमालय के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अंतर पाया जाता है। अगर हिमालय के नॉर्थ की बात करें, अगर वहाँ ठंडी हवाएं हैं तो वो हवाएं हिमालय उनको पास नहीं करने देता है और वो साउथ की तरफ नहीं आ पाती हैं। हिमालय उसकी ऊंचाई एक कारण है जिसके कारण जो है ठंडी हवाएं जो है जिसको चिली विंड कहते हैं वो उधर से क्रिएट होती तो जरूर है, लेकिन वो हिमालय को पास करके आ नहीं पाती हैं। यही कारण है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी आपको क्रिएट नहीं हो पाती है या बन नहीं पाती है। तो उष्णकटिबंधीय प्रभाव ही इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से भारत जो है बिल्कुल एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या उष्णकटिबंधीय देश है क्लाइमेटिक जोन के अनुसार। उसी तरह से अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करें तो भारत के जलवायु के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस टॉपिक को क्लियर होने से पहले। प्रायद्वीप क्या है, चूँकि आपको बार बार ये सवाल आएगा कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है या भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं भारत का जो साउथ में आपको नज़र आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो पहला सवाल यहाँ भी होता है कि खाड़ी किसको कहते हैं, बे किसको कहते हैं। इंडियन ओशन, हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम से है और बिल्कुल सही है और गर्व की बात है कि एक ऐसा महासागर जो भारत के नाम से है। और पश्चिम में अगर बात करें तो अरब सागर, अरबियन सी। इधर के जितने भी पश्चिम के देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सारे हमसे पश्चिम में हैं, पाकिस्तान से और हमसे पश्चिम में हैं। तो अरबियन सागर, अगर हम इस जमीन के टुकड़े को देखें, भारत का ये जो आप कोनिकल पोर्शन देख रहे हैं जो बिल्कुल अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पानी में धंसा हुआ पोर्शन है और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ क्षेत्र, तो प्रायद्वीप इसको कहते हैं। और प्रायद्वीप की परिभाषा हम इसी से निकाल सकते हैं, जमीन का वो भाग जो एक ओर लैंड से घिरा हुआ हो, यही वो क्षेत्र है जो लैंड से घिरा हुआ है भारत का। अन्यथा 3 भाग जो है बे ऑफ बंगाल पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण साउथ का क्षेत्र इंडियन ओशन से और पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर से। तो जमीन का वो भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। प्रायद्वीप कहने का रीजन ये है कि भारत जो है या भारत की जो मेन लैंड है वो 3 ओर से जमीन से घिरी हुई, पानी से घिरी हुई है। अब आते हैं खाड़ी पर। अगर आपने प्रायद्वीप को समझा होगा तो खाड़ी समझने में आपको आसान होगी। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा समझिए इसको। अब इसको देखिए, बे ऑफ बंगाल को अगर हम देखें तो यहाँ म्यांमार एक कंट्री है, वो और साउथ तक भी आता है, नीचे की तरफ भी आता है। ये आपको बांग्लादेश है और ये भारत है। मीन्स जस्ट इसका उल्टा,
पानी का वो भाग, जल का वो मास या बहुत बड़े जल का वो हिस्सा जो 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ हो। म्यांमार, बांग्लादेश और भारत ऑब्वियस उसके नॉर्थ में है, और वेस्ट में आपको भारत का क्षेत्र, मीन्स भारत का पूर्वी क्षेत्र जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये सारे तीनों पोर्शन जो है इस जमीन, इस पानी को घेरे हुए हैं, और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर तक प्रवेश किया हुआ है। तो ऐसे जगहों को हम लोग जनरली भूगोल की भाषा में खाड़ी बोलते हैं। जैसे गल्फ की खाड़ी आपने सुना होगा, मैक्सिको की खाड़ी आपने सुना होगा, उसी तरह बे ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपको यूज है और उसको आपने समझा। एक तीसरा टर्म मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, वो है जैसे जब हम भारत के द्वीप समूह की बात करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं या लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं, तो उसको भी समझते हैं कि द्वीप क्या होता है। मीन्स इंग्लिश में एक वर्ड होता है आइलैंड्स। तो इसका अर्थ क्या होता है? द्वीप जमीन के वो टुकड़े होते हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है, मीन्स उनका कहीं भी कोई कनेक्शन जमीन से नहीं होता है, उनके चारों तरफ वो पानी से घिरे होते हैं, और वो महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, इवन नदीय द्वीप भी होता है। जैसे भारत में आपको नदीय द्वीप, मांजुली नदीय द्वीप है जो भारत विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदी में कोई स्थित द्वीप है। तो इस तरह वैसे जमीन के टुकड़े जो बिल्कुल चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उनका कोई भी कनेक्शन आपको लैंड से नहीं होता या मेनलैंड से नहीं होता, वैसे हिस्सों को हम लोग द्वीप कहते हैं। तो आप अंडमान निकोबार को, जो भारत के आपको पूर्वी और साउथ, मूल रूप से साउथ दक्षिण का हिस्सा हम इसको कहते हैं, और देन लक्षद्वीप समूह, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है जहां द्वीपीय समूह पाए जाते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर टर्मोलॉजी, मतलब भूगोल के सारे गुण रहस्य आपको समझने पड़ेंगे। भारत का अध्ययन करने के लिए आपको भूगोल का एक तरह से ज्ञाता बनना पड़ेगा, तब ये टर्मोलॉजी को आप समझिएगा और देन भारत के बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। भारत के स्टेट और कैपिटल की व्याख्या आप किताबों में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको किसी तरह का दिमाग नहीं रटने की ज़रूरत है। अब बिहार की राजधानी पटना है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायद्वीप को समझने की जरूरत है। एक टर्मोलॉजी को मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो भारत के अध्ययन में आपको मदद करेगा, वो है डेल्टा। चूंकि भारत का जब अध्ययन कीजिएगा ज्योग्राफी का, तो आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में पाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये डेल्टा है क्या, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। डेल्टा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है डेल्टा, जिसका साइन जो होता है त्रिभुजाकार होता है। नदियां जब फ्लो करती हैं, कोई भी नदी जब फ्लो कर रही है, बह रही है, तो अंततः जब वो सागर में जाकर मिलती है, जब वो, जैसे कि भारत का फ्लो, अगर भारत की नदियों का हम फ्लो देखें तो भारत की अधिकतर नदियां जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो इससे 2 चीजें स्पष्ट आप कर सकते हैं कि भारत की पहली अधिकतर जो मास नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और उसका कारण क्या है कि भारत का ढाल जो है, जमीन की जो ढाल है, वो आपको उत्तर से, अगर दिशाओं की हम बात करें तो उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम दक्षिण की ओर है। मीन्स जिस दिशा की हम बात कर रहे हैं पूरब, और यह दक्षिण या दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम से लेकर भारत की जो ढाल है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, 2 ही ऐसी नदी है जो नर्मदा और तापी अरब सागर में जाके गिरती है, ये बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि भारत का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ नहीं है, मतलब अरब सागर की तरफ नहीं है। तो ये टर्म आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि डेल्टा कहते हैं किसको हैं। तो नदियां जब आती हैं और सागर में प्रवेश करती हैं, मीन्स सागर में मिलना चाहती हैं, तो उस समय जब उनके पास बहुत सारे बालू के कण होते हैं, अवसाद होते हैं, और उनको वो कैरी नहीं कर पाती, उनको ढो नहीं पा रही होती है। चूंकि जब वो, मान लीजिए गंगोत्री से निकल रही हैं और पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही हैं, और वो जब वो गति से प्रवेश करती हैं मैदानी इलाकों में, जब वो हरिद्वार आती हैं और हरिद्वार के बाद इलाहाबाद और देन उसके बाद वेस्ट बंगाल की तरफ आती हैं, तो समतल भूमि को मिलती जाती है। समतल भूमि जैसे ही उनको प्राप्त होगी तो उनमें जो गाद या अवसाद ढोने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब उन अवसादों को नदियां जो हैं जमा करना शुरू कर देती हैं, जिसको हम लोग निक्षेपण बोलते हैं भूगोल की भाषा में।
अब वो जब जमा करेंगी, जैसे कि कोई नदी है और वो उन अवसादों को वो कई भागों में नालियों की तरह छोटी छोटी नालियों में टूट जाती है और उन अवसादों को वो जमा करना शुरू कर देती है। जब उन अवसादों को जमा करेगी तो ऑब्वियस कई छोटी छोटी धाराओं में टूटती है और कुछ डेल्टा नुमा आकार, मीन्स ये ऐसी आकृति एक त्रिभुजाकार या अन्य तरीके से भी डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है खेती के लिए भी। सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनता है। सुंदरी वन वहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वृक्ष उसको बोलते हैं। सुंदरी वन के कारण ही सुंदरवन का डेल्टा उसको कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा भी आपके समझ में आया होगा। डेल्टा वैसे एरियाज होते हैं जहाँ नदियाँ जो है अपने अवसाद को समुद्र में मिलने से पहले जमा करती हैं और कई धाराओं में या नलिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी धाराएं जब उनकी बन जाती हैं तो वो डेल्टा या एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं, या और भी तरह से जब हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पंखाकार डेल्टा हो गया, तो उस तरह की सारी चीज़ें वो बनाती हैं। तो वैसे इस आकृति को डेल्टा कहते हैं। नर्मदा और तापी नदियों की चर्चा भी कर लें। नर्मदा और तापी नदियाँ जब अरबियन सागर में गिरती हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। मीन्स भारत की वैसी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण करने के इनके पीछे रीजंस क्या है कि अधिकतर ये मैदानी क्षेत्र में फ्लो करती हैं। मीन्स ये अपर्दन कर सकती हैं, ये काट सकती हैं। जिन जगहों से बहती हैं उनमें गति होती है और ये चट्टानों को काटती है, जमीन को काटती है, तो अपने साथ अवसाद ला के यहाँ जमा कर पा रही हैं। तो डेल्टा वहाँ बन सकता है। लेकिन भारत के पश्चिम में जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी, वो डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चूँकि ये पठारी क्षेत्र है मूल रूप से, जब भारत का भौतिक भूगोल आपको पढ़ाया जाएगा तो ये डेक्कन का पठार है, दक्षिण भारत का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये बिल्कुल इतना कड़ा है, प्राचीनतम पठारों में से एक है विश्व के, कि नदियाँ इसमें से अगर बह सकती हैं तो दरारी घाटी होती है उसमें से बहती हैं, उनका कटाव बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अवसादों का जमाव बहुत कम होगा। इसलिए समुद्र का कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो समुद्र से थोड़ा सा अलग होते हैं, कहीं ना कहीं वो मेन समुद्र से जुड़े होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अलग होते हैं और उनमें नदियाँ जाकर मिलती हैं। तो इसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं या ज्वारनद मुख बोलते हैं। ये जीके जीएस का क्वेश्चन भी है, जनरली कई एग्जाम में पूछा भी है कि भारत की वो कौन सी नदी है ऑप्शन के अनुसार जो ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऑब्वियस नर्मदा और तापी ये दो बड़ी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बाकी नदियां आंख बंद करके आप बोल सकते हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन का डेल्टा उसका उदाहरण है, कावेरी का डेल्टा उसका उदाहरण है। और जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है वो जमीन काफ़ी उपजाऊ होता है। खासकर अगर इस पोर्शन को हम देख रहे हैं तमिलनाडु के पोर्शन को, जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है कावेरी द्वारा, तो वहाँ पर धान की बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो समृद्धि का भी एक निशानी है। अब आते हैं फिर भारत के भूगोल को, टर्म को समझते हैं। तो अब आप भारत के बारे में हम चर्चा करते हैं और भारत की ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो आपको जानना चाहिए था और इससे आपको भारत को जानने में मदद मिलेगी। जनरली जो फैक्ट आपको बुक्स में है या लिखे हुए हैं या आप दूसरे जगह देखते हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सारे फैक्ट ओरिएंटेड है, ऐसा कुछ है नहीं, वो आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि हमको समझना क्या है। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ कहता हूँ आपको कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि नॉलेज का स्टैंडर्ड जो है वो बेटर हो आपके पास। संसाधन स्टूडेंट के पास कभी भी बेटर नहीं होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ही क्या जिसके पास संसाधन बेस्ट हो, तो स्टूडेंट है ही नहीं, तब तो वो राजसी ठाट बाट में रहेगा और ज़िंदगी में उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संसाधन कम हो और उसमें पढ़ाई की जाए या उसमें पढ़ाया जाए आपको, तो वो मकसद सफल होता है। खैर आते हैं टॉपिक पर। भारत के मैप को आप देख रहे होंगे, जो आप जनरली बचपन से पढ़ते रहोगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और सुनामी आने के कारण, सुनामी टू सुनामी, मतलब अगर वर्ड को आप पकड़ेंगे तो जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री तूफान। जब समुद्री तूफान आया था सुनामी, उसके कारण कई द्वीप जो थे, छोटे मोटे द्वीप हैं,
मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि ये द्वीप है क्या आखिर। तो जब हम हिमालय को पढ़ेंगे, हिमालय का विस्तार आप देखिएगा भारत के नक्शे पर, जब हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के 3 पोर्शन थे, ये जो आप देख रहे हैं यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको स्पष्ट समझ में आया होगा, मीन्स ये जो मार्कर मैं कर रहा हूँ ये हिमालय है, और यही हिमालय आपको मुड़ता है पूरब की तरफ और देन साउथ की तरफ चला आता है, और समुद्र के जब नीचे चला जाता है तो उसके कुछ पिक पॉइंट, उसके जो चोटियाँ होती हैं जो समुद्र में डूबती नहीं है, समुद्र से ऊपर रह जाती हैं, ये हिमालय ही है, लेकिन समुद्र से ऊपर रह गया तो ये द्वीप के रूप में आपको नजर आ गया। जैसे मैंने आपको द्वीप बोला कि वैसा स्थलखंड जिसके चारों तरफ पानी हो, तो ये हिमालय का ही खंड है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसी का अलग अलग नाम है, हिमालय का ही अलग अलग देशों में, जैसे म्यांमार में आपको याराकाम योमा के नाम से जानते हैं, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम है, चाइना में अलग इस नाम को जानते हैं, खैर उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अब इस तरह से इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे नॉर्थ का बिंदु माना जाता है, मीन्स इंदिरा गांधी के नाम से ही दोनों जगह आपके पास है। अगर भारत का लंबाई और चौड़ाई की बात कर ले, मीन्स नॉर्थ टू साउथ की अगर बात कर ले, जम्मू कश्मीर जो आपका क्षेत्र है, जो आप केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से अगर कन्याकुमारी कैप कैमरीन तक अगर हम आते हैं तो ये दूरी जो है टोटल किलोमीटर में 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में आज तक इसका पूछा नहीं है, ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम की अगर हम बात कर ले, मीन्स अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कच्छ का जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल मीन्स सूरज का प्रदेश, जहां सूरज की किरणें भारत में सबसे पहले पहुंचती हैं, तो वहां से अगर बात करें गुजरात तक, कच्छ ऑफ रन या रन ऑफ कच्छ तक, तो ये लगभग टाइम के अनुसार 2 घंटे का अंतर होता है, 1 घंटा 20 मिनट का अंतर लगभग आता है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम बात कर लें तो ये दूरी आपको 2933 किलोमीटर की है। अब इस आधार पर आप देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई थिंक जो आप लोग रटे रटाए विद्या पढ़ते रहते हैं वो आपको पता चल जाएगा इसका एरिया, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उस एग्जाम में शायद कभी पूछा होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस ना के बराबर पूछते हैं, लेकिन हाँ जानना जरूर चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में तो जरूर जानिए कि उसका एरिया क्या है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। चूंकि हमने बोला कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरता है, तो हर बुक्स में आपको मिलेगा कि भारत की जो कर्क रेखा है 23.5 जो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? अगर मैप पर आप इसको देखें तो गुजरात, राजस्थान, ये 2 राज्य हैं जो बॉर्डर एरिया के राज्य हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, 2 नए राज्य हैं, छत्तीसगढ़ जो आपको मध्य प्रदेश के काटने से बने थे। बिहार से अलग हुआ एक राज्य था झारखंड। झारखंड वो राज्य है जो मूल रूप से जिसकी राजधानी रांची है, और वो ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक की राजधानी है। दूसरे शब्दों में कहें कि कर्क रेखा पर स्थित राज्य की राजधानी झारखंड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश अलग देश ही हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। अब आप इसको जैसे याद कर लें, आपको याद भी होगा ये चीज़ें। भारत के तटीय राज्यों की बात कर लें, भारत के जो तटीय राज्य है, तटीय राज्य वो राज्य है जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत का जब आप पॉलिटिकल मैप देखिएगा, मैप 2 तरह का होता है, एक राजनीतिक नक्शा होता है और एक होता है भौतिक या फिजिकल। तो फिजिकल में हम नदी, तालाब, झील, झरना, पर्वत को दिखाते हैं, और पॉलिटिकल में हम राज्य की सीमाओं को दिखाते हैं, देश की सीमाओं को दिखाते हैं। तो अगर हम फिजिकल नक्शा पॉलिटिकल नक्शे की बात करें तो समुद्री सीमा गुजरात से स्टार्ट होती है, और वहाँ से जब शुरू करते हैं साउथ की तरफ आ रहे हैं, मीन्स पश्चिमी, भारत के पश्चिमी राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। गुजरात भारत का वैसा राज्य है
जिसकी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, ठीक है, और उसके बाद आंध्रा का पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया। गुजरात के बाद अगर गुजरात से साउथ आ रहे हैं हम, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो गुजरात के बाद एक राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुंबई महाराष्ट्र को पार करते हैं तो फिर उससे ही सटा एक छोटा सा राज्य है भारत का गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। उसके बाद आते हैं तो एक ऐसा राज्य मिलता है जहां अभी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा थे और इस्तीफा दिया, तो कर्नाटक, बेंगलुरु उसकी राजधानी है। कर्नाटक से ही आपको मालाबार तट पड़ता है और मालाबार तट से सटा हुआ केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। तो ये भारत के दक्षिण सीमा के राज्य हैं जो मूल रूप से पश्चिमी साइड में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चंस बन जाते हैं, सिर्फ भारत के राज्य ही नहीं जो पश्चिमी तट पर हैं, बल्कि वो महत्वपूर्ण शहर, इन राज्यों में स्थित बंदरगाह, कौन से बंदरगाह कहाँ है, जैसे खांडला बंदरगाह हो गया, मुंबई बंदरगाह, नवाशवा बंदरगाह हो गया, कोच्चि बंदरगाह हो गया, मर्मगोवा हो गया, मंगलोर बंदरगाह हो गया। तो ये आपके लिए इस लोकेशन पर देखना है किन राज्यों में है। देन इसके बाद अगर हम पूरब की तटीय राज्यों की बात कर रहे हैं, तो पूरब तटीय राज्यों में सबसे साउथ में तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमको आंध्र प्रदेश मिलता है। आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना तेलंगाना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती को घोषित किया गया है। वैसे कुछ बुक्स में आपको हैदराबाद मिलेगा, लेकिन ये अब नहीं रहा। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई, विवाद का विषय होने के कारण। आंध्र प्रदेश से अगर उत्तर की तरफ आ रहे हैं, मीन्स हम अब कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ, तो हमको एक राज्य मिलता है ओडिशा, जिसको उड़ीसा कहा जाता था। अब उसकी राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। पूरी वहाँ का धार्मिक स्थल है, जो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा निकला था। और देन उसके बाद आता है कोलकाता, मीन्स वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो इस तरह से आप राज्यों को देख सकते हैं। अगर आप राज्यों को देख रहे हैं तो उनके बंदरगाहों को भी देख लीजिए। चेन्नई जो वहाँ की राजधानी है और मुख्य बंदरगाह भी है। उसी तरह से आप तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में पाया जाता है। विशाखापट्टनम फेमस बंदरगाह है, आंध्रा का बंदरगाह है। उसी तरह से पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है। बंदरगाह, अब सवाल ये होता है कि बंदरगाह है कौन, तो वैसे जगह जहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज, मालवाहक जहाज आकर लंगर डालते हैं और सामान को उतारते हैं और उन पर सामान लादे जाते हैं और विश्व व्यापार में वो सहायता करते हैं। कोलकाता, डायमंड हार्बर, हुगली, ये सारे बंदरगाह भी आपको इससे याद हो जाएंगे। तो आप अगर भारत के नक्शे को दिमाग में रखते हैं तो सारा जीके जीएस जो है उसी में पड़ा हुआ है, आपको कहीं कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर हमसे पूछता है कि पाकिस्तान से टच होने वाले राज्य बताइए, राज्य की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देशों का लोकेशन क्या है। अगर भारत के पड़ोसी देशों का लोकेशन हमको क्लियर है तो उसमें हमको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर नक्शा का ही अध्ययन हमने नहीं किया है तब तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपने अध्ययन किया है, जैसे पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, ये आपको पता है, आपने रट लिया है, लेकिन अब आपने रटा है और मैप आपके दिमाग में नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि आप मैप के लिए एटलस या मैप का प्रयोग कीजिए, मैप अध्ययन के लिए, और एटलस जरूर रखिए। ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, वो बेस्ट आपके लिए है अध्ययन के लिए, और उसको पढ़िए। उससे बहुत सारे जीके जीएस के सवाल आपको कंफर्म होंगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स की घटनाएं उससे जुड़ी होती हैं। खैर, जैसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य भारत के टच करते हैं या जिनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन जो है वो टच करती है, तो अगर हम उस चीज़ को उठाते हैं, राजस्थान, पंजाब और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश है, मूल रूप से आप जम्मू कश्मीर जिसको घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की रेखा जो थी वो टच करती थी। गुजरात का क्षेत्र, कच्छ ऑफ रण का जो क्षेत्र है, 1965 में युद्ध का क्षेत्र भी था वो। तो ये सारे वो राज्य हैं जो भारत से, पाकिस्तान से टच करते हैं, ठीक है। हरियाणा टच नहीं करता है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जनरली कन्फ्यूजन का स्थिति बनाता है कि पंजाब के साथ हरियाणा भी है। जब भी बंटवारा हुआ तो पंजाब का बंटवारा हुआ, तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया और पूर्वी पंजाब हमारी तरफ चला आया।
तो इस तरह से ये राज्य है। उसी तरह से भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो पश्चिम में पाकिस्तान, कुछ किताबों में अफगानिस्तान को भारत के पड़ोसी राज्यों में या वैसे देश में नहीं दिखाया जाता जिसकी सीमा टच करती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इस मामले में नहीं पड़ोसी देश है कि बगल का देश है, इस मामले में कि उसकी सीमा जो है भारत से टच करती है। डूरंड लाइन 1896 तक, डूरंड लाइन जिसको हम बोलते हैं, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, वो डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती थी। अब चूंकि हल्का सा ही अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो हल्का सा टच करता है आपको जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित और लेह का जो क्षेत्र था वहां पर, और वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो शायद इस विवाद को लेते हुए उस चीज को कुछ किताबों में इसको हटाया गया हो, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। अभी भी अफगानिस्तान, चूंकि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इस चीज को जब मानते हैं तो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर टच करता है। चाइना नंबर 1 दुश्मन हमारा। चाइना के साथ भारत का एक बहुत बड़ा बॉर्डर एरिया है। जनरली कंफ्यूजन ये हो जाता है कि चाइना के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है तो चाइना ही वो देश होगा, अगर जीके जीएस में सवाल आए तो चाइना के ही वो देश होगा जिसके साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर है। जी नहीं, बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ भारत का सर्वाधिक बॉर्डर एरिया है, लगभग 4000 किलोमीटर। ठीक है, तो चाइना के साथ है, तिब्बत चाइना का हिस्सा है। तो ये सारे एरिया जो आप देख रहे हैं, उसी तरह नेपाल जो समाहित है भारत में, एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा जिसको हम बोलते हैं, भूटान, म्यांमार पूरब में है, और उसके बाद बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। जब हम पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं तो 2 देशों को जनरली हम भूल जाते हैं। वो देश है श्रीलंका जो समुद्री सीमा में आता है। भारत के साउथ में जब आते हैं तो श्रीलंका जिसकी राजधानी कोलंबो है, जो भारत के मेन जमीन से, मेन लैंड से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मन्नार की खाड़ी यहां स्थित है। और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, ये PALK है, पाक उच्चारण किया जाता है तो जनरली हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तान, लेकिन ये जल संधि जो है यहीं पर है। ठीक है, तो 2 चीजें आपके लिए कंफर्म हो जानी चाहिए कि ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद लक्षद्वीप के पास एक छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है, जनरली हमारे दिमाग से उतर जाता है, वो है मालदीव। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और समुद्री देश है। मीन्स भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका जो कि बिल्कुल समुद्री कंट्री है, और उसी तरह मालदीव है। अंडमान निकोबार के लोकेशन को अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार लोकेशन के अनुसार हमारे पड़ोसी देशों की संख्या और बढ़ती है, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं। चूंकि ये पूरब का एरिया है, जो आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, अंडमान निकोबार के बाद का जो मैप में आप देखिएगा तो इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे, जापान पूरब के कंट्री हैं। तो इंडोनेशिया को हम अपने पड़ोसी देश में रख सकते हैं अंडमान निकोबार के लोकेशन के अनुसार। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो अपने आप में एक ऐसे देश हैं जो भारत के हिस्सा कभी ना कभी थे। जैसे मैंने एक शब्द यूज किया भारतीय उपमहाद्वीप, अगर भारतीय इतिहास को भी जोड़ लिया जाए भूगोल के साथ तो अंग्रेज इस शब्द को लेकर आए। कुछ ज्योग्राफी में इस चीज को बोला जाता है कि भारत उपमहाद्वीप है। तो वो कौन से देश हैं जो भारत सब कॉन्टिनेंट जो इंग्लिश होती है या उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो वो जान लीजिए। पाकिस्तान भारत के उपमहाद्वीप में था। भारत ऑलरेडी, चूंकि भारत उसका एक तरह से बड़ा कंट्री है। नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार को कई लेखक रखते हैं और नहीं भी रखते हैं। तो जनरली ये मान लीजिए कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये भारत के उपमहाद्वीपीय देश हैं। मीन्स अगर इतिहासकार इसको बोले तो इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी, पॉलिटिकल व्यवस्था, और उसी पॉलिटिकल व्यवस्था के अंतर्गत वो शासन चलाना चाहते थे। मीन्स बांटो और शासन करो की नीति। तो बांटो और शासन करो की जो नीति थी, ये मैप देखने से ही लगता है जैसे आपने कुछ नया इसमें नहीं जाना होगा। 1947 में पाकिस्तान आपसे अलग हुआ था, पाकिस्तान आप ही का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था, तो ये पूरा जमीन जो था हमारा ही था। मीन्स अब ये अलग देश है। तो एक तो पॉलिटिकल रीजन है जिससे कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारत
अपने लोकेशन में, मीन्स जहाँ ये दक्षिण एशिया का देश है, वैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी इसकी गिनती की जाती है, तो दक्षिण एशिया के देशों में भारत सबसे बड़ा देश है। तो इसका प्रभाव इतना अधिक है कि उसके आसपास के सारे देश इसी के नाम से संबोधित किए जाते हैं। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो भौगोलिक के साथ साथ आपको पॉलिटिकल भी है। तो देन अब जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जनरली वो आप देखते हैं कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम लोग जाते थे एग्जाम के लिए तो हर बार दादरा नागर हवेली की राजधानी पूछा जाता था और हर बार हम लोग गलती करके आते थे, हमेशा कन्फ्यूजन बना होता था। तो कुछ स्टेट कैपिटल और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। हमारे दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा होता है कि ये तो हमको याद है, और याद होते हुए भी कभी कभी ऑप्शंस इस तरह के घुमा कर दिए जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम उसे भूल जाते हैं। तो भारत का भूगोल जानने के लिए ये भी जरूरी है कि भारत के राज्य और राजधानी को जाने, साथ ही साथ भारत के राज्य और राजधानी को जब हम जान रहे हैं तो उसके साथ और भी नॉलेज को हम जोड़ सकते हैं। जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का राज्यपाल कौन है, कौन सी घटना कहाँ घटी, वो जगह किस राज्य में पड़ता है, ये सारे हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं आपके जीके जीएस के लिए या आगे करंट अफेयर्स के लिए। अभी जैसे बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य, ये भी बहुत कन्फ्यूजन का विषय हो जाता है, क्योंकि 29वां राज्य जो था अभी जस्ट बना था तेलंगाना 29वां लेटेस्ट राज्य था जो आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया था। तो जनरली बहुत सारे लोगों के दिमाग में पड़ा रहता है कि अभी भी 29 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को जनरली उसमें जोड़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा चुका है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके। तो इस तरह से आपके पास फिर से 28 राज्य हो जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अब जो जटिल क्वेश्चंस क्रिएट होता है, जनरली 9 जो हम याद रखे हुए थे और एक केंद्र शासित प्रदेश को दूसरे में समाहित कर देना, मिलाकर दे देना, इससे अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है। चूंकि 2 क्रिएट हुए तो जनरली अब हमारे दिमाग में आ जाता है कि 8 था तो 10 हो गया या 9 था तो 11 हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जोड़ लें अगर तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 आपको क्रिएट तो हुए, लेकिन दमन दीव और दादरा और नागर हवेली को एक साथ मर्ज कर दिया गया और इनकी राजधानी को दमन कर दिया गया। उसी तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ पॉलिटिकल स्तर से मैं आपको समझाने देना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं और स्टेट क्या है। तो राज्य जो है, भारत जो है, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो फेडरल स्टेट है, संघीय देश है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाती है राज्यों को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं। तो राज्य में मुख्यमंत्री का चयन होगा, राज्यपाल का नॉमिनेशन होता है या राज्यपाल नॉमिनेट किया जाता है, केंद्र का नुमाइंदा होता है और वो सारे रिपोर्ट केंद्र को भेजता है। तो राज्य स्वतंत्र होता है अपने काम करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। केंद्र शासित प्रदेश जनरली देखे जाते हैं वैसे प्रदेश होते हैं जिस पर केंद्र का डायरेक्ट कब्जा होता है या डायरेक्ट प्रशासन होता है, या तो गवर्नर के थ्रू, या कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी है। जैसे पुडुचेरी आपको, जिसकी राजधानी पुडुचेरी ही है, और नई दिल्ली जो विशेष राज्य है। तो नई दिल्ली की भी राजधानी आपको, नई दिल्ली अपने आप में एक विशेष राज्य है जिसकी मुख्यमंत्री आपको अरविंद केजरीवाल है। तो ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री है, और दूसरी जगह जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां मुख्यमंत्री नहीं है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर वही जगह है जहां भारतीय इतिहास में आप सुनते होंगे काला पानी की सजा दी जाती थी। दोस्तों ये वही जगह है जहां काला पानी की सजा चाहे वो किसी भी भारतीय को दी गई हो। बीडी सावरकर पर इतना विवाद है, बीडी सावरकर को काला पानी की सजा यहीं दी गई थी। अब ये सोचिए कि कोई व्यक्ति मेनलैंड से अंडमान निकोबार लाके छोड़ दिया जाता था, सेलुलर जेट जो था, पीने का पानी आपको वही समुद्री खारा पानी था। आज भी आप बदतर जीवन जीते हैं वहाँ पर, तो उस समय तो और भी भयावह स्थिति रही होगी। खैर, उसके बाद दूसरा जो भारत का परवालीय द्वीप है,
प्रवाल एक तरह का जीव होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये हिमालय का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार, उसी तरह प्रवाल एक जीव होता है जो चूना को खाता है और देन उसी को वो डिकम्पोज करता है, धीरे धीरे उसी पर मरता जाता है और कठोर जैसे शंखनुमा आकृति का निर्माण करता है। जो शंख अंक है वो प्रवाल से ही बनते हैं। तो ये प्रवालीय द्वीप है। लक्षद्वीप जो है भारत का, जिसकी राजधानी है कावारत्ती, तो ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो गया आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 2 राज्यों की राजधानी है विवाद होने के कारण। जनरली यह भी देखा जाता है कि वैसे जगहों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है जहां विवाद होते हैं। जैसे हैदराबाद को लेकर तेलंगाना और आंध्रा में विवाद था, तो अगर विवाद ये नहीं हल होता तो मे बी हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। मीन्स उस पर ना तो तेलंगाना प्रशासन करता और ना ही आंध्र प्रदेश प्रशासन करता और केंद्र का वो प्रशासनिक क्षेत्र हो जाता है। चूंकि दोनों में मामला अलग हो गए, हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी और अमरावती आपको जो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर निर्माणाधीन राजधानी है आंध्र प्रदेश की घोषित की जा चुकी है। तो इस तरह से भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह से जनरली जो कन्फ्यूजन होता है भारत के स्टेट कैपिटल में, पूर्वोत्तर में दिमाग से ही उतर जाते हैं। एक तो कभी कभी बिल्कुल दिमाग से, जैसे इम्फाल किसकी राजधानी है, आइजोल, गंगटोक, अब ये राज्य आपको बताने हैं। उसी तरह शिमला, ये जनरली हम सुनते हैं, शिमला सुने होते हैं लेकिन राज्य हम भूल जाते हैं। बहुत सारे राज्य को हम याद रखते हैं, जो बड़े राज्य हैं वो याद रखते हैं, गोवा, पणजी। तो उसी तरह के बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जैसे त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया। इन राज्यों की राजधानी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बड़े राज्य आपको हमेशा याद रहेंगे। 28 राज्य जो है आप जनरली, अब जैसे बिहार है तो पटना आपके पास है, देन उत्तर प्रदेश लखनऊ है, तो आपके दिमाग में हमेशा पड़ा रहता है। लेकिन पूर्वोत्तर पर विशेष नज़र डालिए। पूर्वोत्तर से अगर क्वेश्चन जहां उलझते हैं स्टेट और कैपिटल में, या फिर वैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं, जैसे दादरा और नगर हवेली या दमन दीव की राजधानी क्या है, तो दमन उनकी राजधानी हो गई। तो देन पुडुचेरी की राजधानी क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। ये भारत के भूगोल का ही हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा है, अब एक वीडियो में दे पाना बहुत मुश्किल लगता है कि बोरिंग हो जाएगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़िए। मैं और हमारी टीम ये नहीं कहती है कि आप हमारे वीडियो को ही देखिए और पढ़िए, किताब जरूर पढ़िए। और आपको किताबों से जुड़ाव, जो एक्चुअल नॉलेज है वो किताबों में है, वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार लोग आपको दे रहे हैं या परोस रहे हैं। तो उनमें से आपको चुनना है कि हमको क्या देखना है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज जरूर दिया गया, लेकिन एक विस्तार पूर्वक सही तरीके से अध्ययन आप किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो बुक्स को जरूर पढ़िए। हम लोग की प्रयास है कि हम लोग अच्छा डीपली नॉलेज आप लोगों को दें। उस प्रयास में कहीं चूक ना हो, इसलिए आपको एक बुक्स को भी टच करना चाहिए और जरूर उसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।